सुषमा सन्न रह गई। लगा उसके पैरों की शक्ति समाप्त हो गई है, कहीं गिर ना पड़े इस डर से सामने पड़ी कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। 28 साल के बेटे को जो बताना था वो बता चुका था, और अब माँ की पेपे सुनने के लिए खड़े रहना उसके लिए मूर्खता छोड़ और कुछ नहीं था। फिर माँ के साथ इतना लगाव, जुड़ाव, अपनापन या प्यार उसके मन में था भी नहीं। जो अपनी कही हुई भयानक बात की माँ के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है उसको देखने के लिए खड़ा होकर अपना समय बर्बाद करता। सुषमा ने उसकी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी और कुर्सी की पुस्त से टेक लगाकर निढाल सी फैल गई। जीते जागते बेटे से यह बेजान लकड़ी की बनी कुर्सी उस समय ज्यादा सहारा दे रही थी। काम वाली मालती आटा पिसाने गई थी, अतः जब तक वह नहीं लौटती अकेले घर में इस कुर्सी का ही सहारा है। उसके पति अजय का जब देहांत हुआ तो उसका बेटा 7वीं कक्षा में था। सुषमा को भयानक झटका लगा और उसमें साहस था। सहारा किसी का नहीं मिला। मायके वालों में सामर्थ्य नहीं थी, ससुराल में संपन्नता थी, पर किसी के लिए कुछ करने का मन ही नहीं था। वो समझ गई थी कि अब अपनी नाव को अपने ही खींचकर किनारे पर लाना है। पति के फंड का पैसा लेकर मासिक ब्याज खाते में जमा किया। बीमा का जो पैसा मिला उससे आवास विकास का यह घर खरीद लिया था। ब्याज जितना आता खाना और बेटे की पढ़ाई हो जाती, पर कपड़ा, सामाजिकता, बीमारी आदि सब कैसे हो, उसका उपाय भी मिल गया। पड़ोस में एक प्रकाशक थे, पाठ्यक्रम की किताबें छापते थे। उनसे मिलकर कुछ अनुवाद का काम मांग कर लाई। उससे जो आय होती उसका काम ठीक ठाक चल जाता। अब अभाव नहीं रहा। मालती को पूरे समय के लिए रख लिया। गाड़ी पटरी पर आकर ठीक ठाक चलने लगी। उसने सोचा जीवन ऐसे ही कट जाएगा, पर इंसान जो सोचता है उसके विपरीत करना ही नियति का काम है। तो सुषमा के सपने भला कैसे पूरे होते? अपने सपने पूरे नहीं होंगे इसका आभास तो बेटे के थोड़ा बड़े होते ही सुषमा को होने लगा था। बेटा वैसे तो लोगों की नज़रों में सोने का टुकड़ा है, पढ़ने में सदा प्रथम, कोई बुरी आदत नहीं, बुरी संगत नहीं, रात में कभी देर से नहीं लौटता, पैसा, फैशनेबल कपड़े या मौज मस्ती के लिए कभी माँ को तंग नहीं करता। पर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, सुषमा अनुभव करती जा रही थी कि बेटे का रूखापन उसके प्रति बढ़ता जा रहा था। कोई लगाव, प्यार तो माँ के प्रति बचा ही नहीं था। तेज बुखार में भी उठकर बेटे को खाना बनाती और बेटा चाव से खाकर घर से निकल जाता। भूल कर भी यह नहीं पूछता कि माँ कैसी तबीयत है। सुषमा इन बातों को कहे भी तो कैसे? ऊपर को मुंह करके थूको तो थूक अपने ऊपर आकर गिरता है। दुश्मन भी यह जानकर खुश होंगे कि बेटा उसके हाथ के बाहर है। दूसरी बात यह थी कि उसके मन में डर भी था कि पति का छोड़ा यह घर उनके पीछे बिना बिखरे टिका हुआ है। लड़ाई झगड़ा करे और बेटा घर छोड़कर चला जाए तो एक तो घर घर नहीं रहेगा, दूसरी ओर बड़ी बात होगी, कम उम्र की कच्ची बुद्धि लेकर घर से निकल वो अपना ही सर्वनाश कर लेगा। बेटा कैसा भी आचरण क्यों ना करे, वह तो माँ है। बेटे को सर्वनाश के रास्ते में नहीं ढकेल सकती। अवहेलना, अनादर सहकर भी नहीं। इन सब परिस्थितियों के बीच भी एक आशा की किरणें टिमटिमा रही थी कि बेटा निखिल MBA कर एक बहुत अच्छी कंपनी में उच्च पद पर लग गया है। सुना है ऊंचा वेतन है। हाँ, ये जरूर है कि तनख्वाह का बेटे ने एक 10 का नोट भी उसके हाथ पर रखकर नहीं कहा, माँ यह लो, अपने लिए कुछ ले लेना। घर जैसे पहले वह चलाती थी वैसे ही आज भी चला रही है। अब तो बड़े बड़े घरों से अति सुंदर लड़कियों के रिश्ते भी आ रहे हैं। सुषमा खुशी और गर्व से फूली नहीं समा रही। इनमें से छांटकर एक मनपसंद लड़की को बहू बनाकर लाएगी तो घर का दरवाजा हंस उठेगा। बहू उसके साथ साथ लगी रहेगी। बेटे से नहीं पटी तो क्या, पराई बेटी अपनी बेटी बन जाएगी। पर बेटे ने उसकी उस आशा की किरण को बर्फ की सिल्ली के नीचे दफना दिया और वह खबर सुनाकर चला गया था, जिससे उसके शरीर में जितनी भी शक्ति थी समाप्त हो गई थी और बेजान कुर्सी ने उसे सहारा दिया था। आज सुषमा को पहली बार लगा कि जीवन उसके लिए बोझ बन गया है, क्योंकि इंसान जीता है किसी उद्देश्य को लेकर, कोई लक्ष्य सामने रखकर। जिस समय पति का देहांत हुआ तब भी उसे लगा था कि जीवन समाप्त हो गया था, पर उसको जीना पड़ेगा। सामने उद्देश्य था, लक्ष्य था। बेटा छोटा है, उसको बड़ा कर उसका जीवन प्रतिष्ठित करना है, उसका विवाह करके बसाना है। मौत भी आ जाए तो उससे कुछ सालों की मोहलत मांग बेटे के जीवन को बचाना पड़ेगा। पर आज तो सारे उद्देश्य की समाप्ति हो गई, जीवन का कोई लक्ष्य बचा ही नहीं। पर बुलाने से ही
मौत आ खड़ी हो, इतनी परोपकारी भी नहीं। मालती लौटी, आटे का डब्बा स्टोर में रखकर साड़ी झाड़ती हुई आकर बोली, दीदी नाश्ता बना लूं? भैया चला गया क्या? बाहर गाड़ी नहीं है। रहने दे, मेरा मन नहीं है। कुछ तू खा ले, फिर भैया का कमरा ठीक से साफ कर दे। आता ही होगा। फिर कुछ हुआ? अरे बिना खाए मर भी जाओ तो भी बेटा पलट कर नहीं देखने या पूछने वाला। तुम इतनी बीमार पड़ी पर कभी बेटे ने पलट कर देखा या हाल पूछा? बात ना करके कमरा साफ कर। आता ही होगा। कहाँ गया है? शादी करने। इतना सुनते ही मालती धम्म से फर्श पर बैठ गई। जल्दी कर, रजिस्ट्री में समय ही कितना लगता है। बहू लेकर आता होगा। बेटा नहीं दुश्मन है तुम्हारा। कब से सपने देख रही हो उसके ब्याह के। सारे सपने पूरे नहीं होते। उठ जल्दी कर। कौन है वह लड़की? मैं नहीं जानती। नौकरी करती है कहीं? तुम भी दीदी, जाने क्यों बेटे के इशारे पर नाचती हो, अपना खाती हो, अपना पहनती हो, उल्टे बेटे को खिलाती पहनाती हो। सुना है मोटी तनख्वाह पाता है, पर कभी 10 रुपए तुम्हारे हाथ पर नहीं रखे, और अब शादी भी अपनी मर्जी का कर रहा है। ऐसे बेटे के कमरे की सफाई के लिए तुम मरी जा रही हो। गहरी सांस ली सुषमा ने और बोली, क्या करूं बता। पहले ही दिन नई बहू सास को बेटे से गाली खाते देखकर क्या सोचेगी। यह तो ठीक ही कह रही हो। जब बड़ी सी पहिए लगी अटैची खींचते निखिल के साथ टाइट जीन्स और टी शर्ट पहने और सिर पर लड़कों जैसे छोटे छोटे बाल, सांवली दुबली पतली लावण्यहीन लड़की को लेकर आया, तब घड़ी 11 बजा रही थी। एक झलक में ही लड़की का रूखा चेहरा, चाल चलन की उद्दंडता देख सुषमा समझ गई कि उसे अब बेटे का मोह को एकदम ही त्याग देना चाहिए। ये लड़की चाहे जो भी हो, उसकी या किसी भी घर की बहू नहीं बन सकती। पता नहीं निखिल ने क्या सोचा। बोला, माया, ये मेरी माँ है और माँ माया। जरा सा सिर हिला या नहीं हिला, पर वह आगे बढ़ गई। कमरे में जाकर निखिल ने दरवाजा बंद कर लिया। हो गया नई बहू का गृह प्रवेश, और नई चमचमाती जूती के नीचे रौनती चली गई थी वह सुषमा के वे सारे सपने जो जीवन की सारी निराशाओं के बीच बैठकर देखा करती थी। सुशील बहू, प्यारे प्यारे पोते पोती के साथ सुखद बुढ़ापे का सपना। मालती लौटकर किचन की चौखट पर खड़ी हुई और बोली, दीदी यह औरत है या मर्द, समझ में नहीं आया। मालती इतनी मुंहफट है कि उसकी हरकतों से डरती है सुषमा। पता नहीं नई बहू के लिए और क्या क्या कह डाले। पहले दिन ही वह बहू के सामने बेटे से अपमानित नहीं होना चाहती, पर यह तो सच है कि अब उसको कुछ सोचना पड़ेगा। देखा जाए तो बेटे का जो व्यवहार उसके साथ रहा, उससे बहुत पहले ही उसको अलग कर देना चाहिए था, पर अनजान मोह से वह बंद कर रह गई। अब तो माँ के सहारे की उसे कोई ज़रूरत नहीं। अब क्यों साथ रहना। मालती ने खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया। ना चाहते हुए भी सुषमा ने थोड़ी खीर बनाई। मालती फिर बौखलाई, अब ज़्यादा मत सिर पर चढ़ाओ। नई बहू है, उसे तो पूरी खिलानी चाहिए। मीठा कुछ मंगाया नहीं, थोड़ी खीर ही सही। अब तुम रहने दो। कहाँ की नई बहू, कहाँ की नई बहू। पैन सास के पैर छूने तक का ढंग नहीं। लगता है कि घाट घाट का पानी पीकर इस घाट आई है। कंधे झटक मालती चली गई। थोड़ी देर में दोनों अपने आप खाने की टेबल पर आ बैठे। बेटा तो कुर्ता पजामा पहने था, बहू घुटनों से काफ़ी ऊंचा एक फ्रॉक जैसा कुछ पहने थी और ऊपर का शरीर आधा खुला हुआ था। बेटे से एक शब्द भी बोले बिना सुषमा ने बहू को पार की नज़र से देखा। दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। उसके मुख पर भले घर की छाप एकदम नहीं थी और संस्कारों का तो जवाब नहीं। सास से एक बार भी नहीं कहा कि आप भी बैठिए। और तो और खाने के बाद अपनी थाली तक नहीं उठाई और दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। घर का वातावरण एकदम बदल गया। यह स्वाभाविक ही था। घर में जब बहू आती है तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। उसे भोर में उठने की आदत है। फ्रेश होकर पहले चाय बनाती, आराम से बैठकर चाय पीती, तब दिनचर्या शुरू होती। तब कभी कभी बेटा भी आ बैठता और चाय पीता। 2-4 बातें न होती हो ऐसी बात नहीं, मामूली बातें भी होती। पर अब तो 9:30 बजे सुबह मालती चाय की ट्रे लेकर दरवाज़ा पीटती, तब दरवाज़ा खोलकर चाय लेकर फिर दरवाज़ा बंद हो जाता। खुलता 10 बजे के बाद। फिर तैयार हो नाश्ता करने बैठते दोनों और फौरन ऑफिस निकल जाते।
दोपहर का लंच ऑफिस में, शाम को लौटते, ड्रेस बदलते, फिर निकल जाते तो आधी रात को ही लौटते। बाहर ही रात का खाना खाते तो नाश्ता छोड़ घर में खाने का और कोई झंझट ही नहीं रहता। छुट्टी के दिन भी यही कार्यक्रम चलता रहता। नाश्ता कर दोनों घूमने चले जाते, रात खा पी कर लौटते। बहू से परिचय ही नहीं हुआ, बस घर में रहती है तो आंखों में परिचित है, संवाद एक भी नहीं। खाना खाने के बाद ऐसे उठ जाती जैसे होटल में खाया हो, न थाली उठाती न बचा सामान समेट फ्रिज में रखती। सुषमा हैरान होती कि कैसे परिवार में पली है यह लड़की। संस्कार दूर की बात, साधारण सी तमीज भी नहीं सीखी है इसने, और यह सब छोटी मोटी बातें तो बिना सिखाए ही लड़कियां अपनी सहज प्रवृत्ति से सीख जाती हैं। इसमें तो स्त्री सुलभ कोई गुण ही नहीं है। पता नहीं इसके परिवार वाले कैसे हैं, कभी बेटी की खोज खबर लेने भी नहीं आते। सुषमा ने अब अपने को पूरी तरह समेट लिया। जो मन में आए करो, उससे मतलब क्या। कुछ इस प्रकार के विचार बना लिए उसने। सोचा था घर छोड़ हरिद्वार जाकर रहेगी, पर इस घर की एक एक चीज उसकी जोड़ी हुई, सजाई हुई है। बड़ी ममता है इस सजी सजाई गृहस्थी के प्रति। फिर यह घर भी तो उसके नाम है। वह क्यों अपना घर छोड़ जाएगी? जाना है तो बहू बेटे जाएंगे। मालती भी यही बात कहती है। इस समय उसका अपना कोई है तो बस मालती है। महीने का तनख्वाह और रोटी कपड़े पर रहने वाली मालती ही एकमात्र अपनी है। बहुत दिनों की सुख दुख की गवाह, और साथ ही बेटे ने घर के लिए कभी पैसा नहीं दिया और आज भी नहीं देता है। माँ सुषमा ने भी यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि ये लोग घर पर तो केवल नाश्ता ही करते हैं, बहू तो कमरे से बाहर आती ही नहीं है। कभी कभी चाय पीनी हो तो बेटा किचन में जाकर चाय बना लेता है। 2 कप कमरे में ले जाते हुए माँ को भी 1 कप चाय पकड़ा जाता है। बस यही सेवा है माँ की। सास बहू दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निवासी हैं, तो निकटता आएगी कहाँ से। जो भी हो, समय रुकता नहीं। हर रात के बाद तारीख बदलती है और हर महीने के बाद पन्ना पलट जाता है। कलर बदलकर दूसरा लगा और उसके भी कई पन्ने बदल गए। तभी अचानक एक दिन सुषमा को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जो गाड़ी सीधी सपाट पटरी पर दौड़ रही थी, अब वह झटके खाने लगी है। मालती कमरे में थाली दे आती है। बेटा तो अभी घूमने निकल कर जाता तो रात में खाकर आता है, पर बहू घर में ही रहती है। कभी कभार गई तो मालती से बोल जाती है कि उसका खाना ना रखे। बहू में कोई भी अच्छाई नहीं थी। औरतों में जो सहज गुण होते हैं वह भी उसमें नहीं थे। पर एक बात अच्छी थी जो सुषमा को पसंद थी, वह यह कि बहू बहुत मीठा बोलती थी। एक तो वह बोलती ही कम थी। कभी पति या मालती से बोली भी तो इतनी धीमी आवाज में कि अगले को सुनने में कठिनाई हो। पर अब कभी कभी बंद दरवाजे के उस पार से उसकी आवाज बाहर आकर सुषमा के कानों से टकराती। शब्द तो समझ में नहीं आते, पर वह उत्तेजित है, गुस्से में है, यह समझ में आता है। यह झल्लाहट भरा स्वर सीधे सीधे मनमुटाव का संकेत है। सुषमा इतना अवश्य जानती। सुषमा चिंता में पड़ गई। शादी को थोड़े दिन ही हुए हैं और अभी से आपसी झगड़ा, यह कोई अच्छी बात तो नहीं है। निखिल बदमिजाज के साथ स्वार्थी भी है, यह तो वो जानती है, पर माँ के साथ जैसा किया वैसा पत्नी के साथ नहीं चल सकता। इतनी सी बात वह न समझे, इतना तो बेवकूफ़ नहीं। अरे माँ से जन्म का बंधन है। 1000 अपमान सहकर भी बेटे को छोड़कर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठेंगे। लेकिन पत्नी तो औपचारिकता के बीच बंधा रिश्ता है, जब चाहे तोड़ लो। उस पर अपना रौब दाव चलाने का प्रयास करेगा तो वह क्यों सहेगी। उस पर बराबर की कमाने वाली पत्नी। गलती बहू की ही है, यह कौन जाने, और जानकर होगा भी क्या। उनका जीवन वे जी रहे हैं, अपना जीवन सुषमा जी रही है। यही तर्क देकर अपने मन को शांत करती, पर यह एक कांटा उसके मन को चुभता रहता कि पल्ला झाड़ लेने से परेशानी का हल नहीं होता। बहुत सुंदर एकदम नहीं, उसे पसंद भी नहीं। चेहरा मोहरा जैसा भी हो, सुषमा को उसकी आंखें पसंद थी। बड़ी बड़ी 2 उजली आंखों में जीवन का सपना भरा रहता था। अब वह आंखें बुझी बुझी सी हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ? यह तो प्रेम विवाह है। एक दूसरे को जांच परख समझ बूझ कर दोनों विवाह तक पहुँचे हैं। थोपी हुई शादी नहीं थी कि एक दूसरे को समझने का मौका नहीं मिला। फिर ऐसा क्या हुआ? 2 साल भी नहीं हुए, एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया। अभी तो सामने पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे क्या कि सारा जीवन काटेंगे? अपनी अपनी धुन पर चलने लगे तो जीवन की गाड़ी चलेगी कैसे? विराग विद्वेष का कारण क्या है? पता चले तो समझाया भी जा सकता है, पर अंधेरे में वह तीर चलाएगी किधर?
मालती से कुछ कहना बेकार है, वह तो पहले से ही जली भुनी बैठी है। रोज एक बार यह जरूर कहती है कि दीदी इनको अपने घर से भगाओ, इनसे तो किराएदार भले जो किराया भी देंगे, देखभाल भी करेंगे। पहले ही दिन से उसने बहू से एक दूरी बना ली थी और उसे बराबर बनाकर रखा था। सोचा था नई बहू है, दूरी को मिटाने के लिए पहल करेगी, पर नहीं। अब तक उसने दूरी मिटाने की पहल करना तो दूर, उस दूरी की दीवार पर पक्के पलस्तर की परत चढ़ा दी। लेकिन हालात ने करवट ली। बहू की दूरी मिटाने के लिए उसी को पहल करनी पड़ी। वह रोज सुबह पार्क से घंटे भर में टहलकर लौट आती। उस दिन पार्क के लिए श्रमदान का कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए लौटने में 2 घंटे लग गए। घर के अंदर पैर रखते ही मन धक्कसा कर उठा। एक अनजान आशंका से पीड़ित हो उठी वह। वैसे तो उसका घर शांत ही रहता, पर आज उसे घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा लगा। बेटे के कमरे का दरवाजा पूर्व की भांति बंद है, पर मालती का पता नहीं कि वह कहाँ है। पहले सुषमा ने कमरे में जाकर कपड़े बदले, फिर चाय के लिए मालती को खोजती हुई पीछे के बरामदे में आई तो देखा मालती वहाँ छोटी चौकी पर सिर पकड़े बैठी थी। उसे देखते ही वह रो पड़ी। घर बर्बाद हो गया माँ जी। सन्न रह गई सुषमा। क्या हुआ, रो क्यों रही है? नहीं, भैया घर छोड़ गया। क्या दोनों चले गए? नहीं, केवल भैया गया है। वह महारानी जी तो कमरे में सो रही हैं। दीदी, आपके जाने के बाद दोनों में खूब झगड़ा हुआ। भैया अपने कपड़े 2 अटैचियों में भरकर गाड़ी स्टार्ट कर चला गया। अब सुषमा भी उसी चौकी पर बैठ गई। यह घटना तो सोच के बाहर की है। पढ़ने, सुनने और देखने में यही आता है कि बहू को घर से निकाला गया है, पर पत्नी को घर में रखकर पति घर छोड़ गया। ऐसी घटना तो कभी देखी या सुनी नहीं। मालती चाय का पानी रखते हुए बड़बड़ा रही थी। बेचारा करेगा भी क्या, यह औरत ही है पूरी मर्दमार। सुषमा ने डांटा, चुप कर। यह मर्दमार हो या ना हो, पर वह पूरा शैतान है। यह उसका घर है, वह क्यों जाएगा घर छोड़कर? तुम इसे निकालो घर से, तब भैया लौटेगा। न रंग, न रूप, न अदब, न कायदा। आसमान पर पैर धरकर चलती है। अब तू चुप भी करेगी या नहीं? कुछ खाया इन लोगों ने? नहीं, पहले लड़ते रहे, फिर भैया चला गया। चाय बनाकर खाना तैयार कर, 12 बजने को है। चाय 2 कप बनाना। ट्रे में 2 प्याली चाय लेकर सुषमा अंदर आई और स्टूल पर ट्रे रख दी। सुषमा को देखते ही माया ने सिर झुका लिया। आज सुषमा ने इतने दिनों में पहली बार बहू को नजर भर देखा। इतने दिन मन में इतना विराग था कि मुंह देखने की इच्छा ही नहीं हुई। आज मैक्सी पहने सिर झुकाकर बैठी बहू बड़ी असहाय और मासूम लग रही थी। सुषमा के मन में टीस उठी। कुछ भी हो, कैसे भी घर की बेटी हो, पर उसका बेटा इसे पत्नी का दर्जा देकर घर लाया है, उसकी बहू है, और यह परिचय समाज ने स्वीकार भी कर लिया है। तो कितना भी अलग थलग रहे, है तो उसके परिवार का हिस्सा ही। और चूंकि वह इसकी परिवार की मुखिया है, तो परिवार के हर सदस्य के सुख दुख का दायित्व उसका ही है। सुषमा ने पहली बार बहू के सिर पर अपना हाथ रखा और नरम स्वर में बोली, चाय पी लो बेटी। उसकी आंखें डबडबा गई। रुलाई रोकने के लिए दांतों तले होठ दबाया, पर चाय उठा ली और धीरे धीरे पीने लगी। सुषमा ने अपना कप उठा लिया और उसके पास बिस्तर पर बैठ गई और बहू की तरफ पैर लटकाकर वह भी चाय पीने लगी। चाय खत्म कर दोनों ने कप ट्रे में रख दी। तब सुषमा बोली, बताओगी कि तुम दोनों का झगड़ा क्या है? यह सुनकर उसका सिर और झुक गया। चिंता मत करो, सुषमा ने बहू को समझाते हुए कहा। ऐसा कभी कभी हो जाता है। निखिल को गुस्सा जल्दी आता है तो उतर भी जल्दी जाता है। देखना कल ही आ जाएगा। वह इतना सुनकर सुबक उठी और बोली, अब वह नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रही हो? चौंकी सुषमा। लौटेगा क्यों नहीं? झगड़ा तलाक को लेकर हो रहा था। तलाक? पर क्यों? वो मांग रहा था और मैं दे नहीं रही थी, इसीलिए। क्या कह रही हो? तुम दोनों ने तो अपनी पसंद से शादी की थी। क्या तुम्हारे बीच प्यार नहीं था? प्यार तो था, तभी तो भरोसा किया था। पर उसके ऑफिस में एक नई रिसेप्शनिस्ट आई है और अब निखिल उसे पसंद करने लगा है। कह रहा है कि मुझसे तलाक लेकर उससे शादी करेगा। यह सुनकर जल भुन गई सुषमा। शादी मजाक है क्या? और मेरा घर भी होटल नहीं कि जब जिसे चाहे लेकर आ जाए। अब गया कहाँ है? तलाक नहीं मिला तो किराए पर एक फ्लैट लिया है। वे दोनों वहीं लिव इन रिलेशन में रहेंगे। सुषमा के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। बिना शादी किए ही साथ रहेंगे? आजकल बहुत से लड़के लड़कियां इस तरह साथ रह रहे हैं। फिर दोनों देर तक चुप रही। फिर माया बोली, आपसे एक विनती है। बोलो। आप माँ हैं, पर मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया
माँ कहने का अधिकार भी नहीं लिया, पर आपसे विनती है कि कुछ दिन मुझे अपने घर में रहने देंगी। यह तुम क्या कह रही हो? माँ जी, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक तुम्हारे मम्मी पापा? सुषमा ने बीच में उसकी बात काटते हुए पूछा। मैं अनाथ आश्रम में पली हूँ। माता पिता कौन है भी या नहीं मुझे नहीं पता। आश्रम अच्छे स्तर का था, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी तो ट्रस्ट ने मुझे पढ़ाया, स्कॉलरशिप भी मिलती थी। बीएससी के बाद कंप्यूटर की डिग्री ली। चाहती थी डॉक्टर बनना, पर ट्रस्ट ने इतनी लंबी पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बाद मुझे ये नौकरी मिल गई। मुझे 30,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, सो कहीं भी किराए पर घर ले सकती हूँ, पर डर लगता है सुरक्षा कौन देगा। मैं लड़कियों की किसी हॉस्टल की तलाश में हूँ, मिलते ही चली जाऊंगी बस। तब तक कैसी बातें कर रही हो? तुम इस घर में ब्याह कर आई हो, इस घर की बहू हो, तो मेरे रहते तुम्हें अकेले किराए के घर में रहोगी? इतनी देर में झरझर रो पड़ी माया। सुषमा का मन ममता से भर उठा। उसे लगा कि वह उसकी अपनी बेटी है। उसने माया को स्नेह से सीने से लगा लिया और बोली, रोना नहीं, कभी मत रोना। आंसू औरत को कमज़ोर करते हैं और कमज़ोर पर पूरी दुनिया हावी हो जाती है, चाहे वह पति हो या बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे पास ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। माया ने आंसू पोंछे और बोली, अगर निखिल लौट आया और घर छोड़ने को बोला तो? बेटी, यह घर मेरा है, उसका नहीं। इसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला मैं करूँगी। हाँ, शराफत के साथ लौटे और हमारे साथ समझौता करके रहना चाहे तो वह भी रहे। माँ जी, मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगी, यह तो तय है, कभी मत देना। देखो, उसने मेरा बहुत अपमान अनादर किया है, पर मैंने उसे घर से नहीं निकाला। जानती हो क्यों? वह इसलिए कि 2 प्राणियों का परिवार एक गया तो बचेगा क्या। अब वह खुद घर छोड़ गया है, अब लौटना है तो हमारी शर्तों पर लौटेगा, नहीं तो जाए, पर कोई जबरदस्ती। घर में फ़ोन है और पुलिस थाना भी 2 कदम पर है। चलो उठो, नहा धोकर खाना खाओ। माया अपनी सास से लिपट गई। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ का प्यार व स्नेह क्या होता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर